Hello and good morning everyone. I welcome you all at UVerse IS. I hope everyone is doing well. So today is 22nd January 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज Consecrations today PM pressed to lead ceremonies. आप सभी को पता है कि आज का है 22 जनवरी. अयोध्या में आपका राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है. सो इसी के चलते ये पूरी तैयारियां चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो इवेंट है वो आपका दोपहर में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा. सो ओवर 13,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स डिप्लॉय. यहाँ पर ये जो अयोध्या में प्रिपरेशन चल रही है फॉर द राम टेम्पल इवेंट, यहाँ पर 13,000 से भी ज्यादा आपके जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है उन्हें डिप्लॉय किया गया है. 8,000 जो यहाँ पर गेट्स उनको सेरेमनी में इनवाइट किया गया है कि वो सेरेमनी को अटेंड करेंगे और ये आफ्टरनून में यहाँ पर स्टार्ट होगा. तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर अब सभी के लिए बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि एक तरीके से फेस्टिवल की तरह है हमारे लिए कि हम इसको यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके, तो इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ये अपडेट है, आप सभी को इसके बारे में यहाँ पर पता होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सो नाउ दिस वन इज with just 2 speakers, a language in Kerala with no scripts is on the brink of extinction. अब देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है, इंडिया की सबसे बड़ी जो पहचान है, अगर हम इंडिया की आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं तो आपके सामने क्या निकल कर आता है? कोई ये पूछता है कि हाँ इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री. डाइवर्स कैसे है, किस बेसिस पर यहाँ पर डाइवर्स कंट्री है? तो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट आ जाता है, फैक्टर आ जाता है, उसमें लैंग्वेज भी आपका आता है. ठीक है, लैंग्वेज भी आपका एक फैक्टर है. आप हमने ये कहावतें सुनी होंगी, मुहावरे आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में घाट घाट का पानी यहाँ पर चेंज होता है, बदलता रहता है और 100-200 कदम पर ही आपके यहाँ पर क्या होती है, जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो चेंज होती रहती है. तो ये मतलब एक कहावत है, एक डायलेक्ट है, आप सभी ने इसको सुना होगा. मतलब मैंने तो इसको अपने वैसे तरीके से बताया, लेकिन इसका थोड़ा जो बोलने का तरीका है वो अलग है. तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो आइडेंटिटी है उसकी डाइवर्स कल्चर से होती है. उसके यहाँ पर इंडिया में जो यहाँ पर डाइवर्सिटी है, जो लैंग्वेज है, इस बेसिस पर होती है. इंडिया पे आपके हर 1-2 कोर्स पर जो लैंग्वेज होती है वो चेंज होती रहती है. सो अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज है कहाँ की, केरल की. उस लैंग्वेज का नाम है आपका मधिका. क्या नाम है आप इसका? मधिका. ये आपका प्रीलिम्स का फैक्ट बन सकता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको नोट डाउन करना है. तो मधिका एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज के टाइम पर सिर्फ यहाँ पर 2 लोग ऐसे बचे हैं जो इस लैंग्वेज को क्या करते हैं, बोलते हैं. ना तो इस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई स्क्रिप्ट है, ना ही इसका कहीं पर मेंशन है, कुछ भी नहीं है. सिर्फ आज के टाइम पे क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हैं. एक यहाँ पर कहा जा रहा है कि केपी नारायण 87 ईयर और उनकी जो नीस है राजपुत्री, ये सिर्फ यहाँ पे फ्लुएंट स्पीकर हैं, फ्लुएंट स्पीकर ऑफ मधिका. तो सिर्फ ये 2 लोग यहाँ पर इस लैंग्वेज को बोलते हैं और ना ही इसका कोई स्क्रिप्ट है. तो धीरे धीरे मतलब कि अगर इन दोनों की यहाँ पर डेथ हो जाती है इन फ्यूचर तो क्या होगा, ये जो लैंग्वेज है पूरी तरीके से यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी. अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो लैंग्वेज है आपकी, थोड़ा इसमें अमलगमेशन दिखता है. लाइक कन्नड़ में यहाँ पर थोड़ा सा, मधिका में थोड़ा कन्नड़ का मिलावट है, इसमें थोड़ा बहुत जो तेलुगु है आपका, तुलु है, कन्नडा है, मलयालम है, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखता है. तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है. सो आप लोगों को यहाँ पर क्या याद रखना है, मधिका ये लैंग्वेज. अब अगर हमने इसको अभी सेव नहीं किया, इसके कुछ स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं किए, तो आने वाले टाइम पर ये जो लैंग्वेज होगी आपकी एक्सटेंट होती जाएगी. अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हैं कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेजेस है, आजकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इंग्लिश पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना, हम हिंदी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. कि अगर आपका बच्चा, आप किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, किसी गांव वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया की रीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी लैंग्वेज वहां की अलग होती है. लेकिन अगर हम क्या होते हैं, सिटी में यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है, सिटी में गए, हम स्कूल में गए, तो हम अपने बच्चे को ये सोचते हैं कि वो जो लैंग्वेज है, वो जो रीजनल लैंग्वेज है, वो ना सीखे, वो इंग्लिश पे ज्यादा फ्लुएंट हो, हिंदी पर ज्यादा फ्लुएंट हो, वो अदर जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उस पर यहाँ पर ज्यादा फ्लुएंट हो. तो इसकी वजह से क्या होता है,
हम एक टाइम पर ये समझ सकते हैं कि हाँ बच्चा आपका वो लैंग्वेज समझता होगा लेकिन वो बोल नहीं पाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी चीज होती है, उसका एक्सटेंशन होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं जो आपके पेरेंट्स यहाँ पर बोलते होंगे, लेकिन क्या उन्हें वो लैंग्वेज लिखना आती है? नहीं आती। मे बी आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें वो बोलना भी आती है और लिखना भी आती है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारी जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में अगर हम आ गई, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स वाली फर्स्ट, पेरेंट्स वाली आपकी सेकंड, और आपकी जो जनरेशन है उसको हमने थर्ड जनरेशन माना। आपको क्या वो लैंग्वेज समझ में आती है? कुछ बच्चों को यहाँ पर आ जाती है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आती। अगर उन्हें समझ में आती है तो वो बोलना नहीं चाहते हैं कि इस लैंग्वेज को कैसे बोला जाता है। सो इसी तरीके से फिर धीरे धीरे अब आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, आपको तो सिर्फ बोलना भी नहीं आता, सिर्फ आप समझ पाते हैं, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, फोर्थ जनरेशन जो आने वाली होगी, क्या वो लैंग्वेज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर पाएगी, उसको बोल पाएगी? तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर इशू आ जाता है। अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सो देखिए इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में द क्वेश्चन ऑफ एक्सप्रेसिंग नेशनल आइडेंटिटी इन अ लिंग्विस्टिक डाइवर्स सोसाइटी एंशियस वाज डिबेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड इवन लिंक्ड इन द नेशनल प्रेस्टीज। तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी इस पर बहुत ज्यादा जो नेशनल आइडेंटिटी थी कि उस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर होगा, किस बेसिस पर होगा, क्योंकि इसको हमारे जो नेशनल प्रेस्टीज है उसके साथ लिंक किया जा रहा था। तो हमारा जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर अगर आप लेंथ देखेंगे, ब्रेथ देखेंगे, तो इन चारों तरफ से हमने टोटल जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में ऐड किया है। आर्टिकल 345 की बात करते हैं, अलाउ द स्टेट टू चूज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। ये क्या करता है? आर्टिकल 345 अलाउ करता है कि कोई भी स्टेट क्या कर सकता है, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को चूज कर सकता है। ओके, प्रैक्टिकली मैनी स्टेट्स हैव चूजन इंग्लिश, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया, इंग्लिश को यहाँ पे चूज किया। तो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि उनका जो ऑफिशियल वर्क हो रहा है, आपका जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जो भी काम होते हैं वो किस लैंग्वेज में होगा। तो लेकिन ज्यादातर जो स्टेट्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर चूज करते हैं। इवन यहाँ पर आर्टिकल 348 ने ये मैंडेट किया कि इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बिल, एक्ट, अमेंडमेंट, ऑर्डिनेंस, रूल्स एटसेट्रा अंटिल पार्लियामेंट में लॉ प्रोवाइड अदरवाइज। अब इसमें यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 348 ये कहता है कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, हाई कोर्ट में, और जो भी आपके बिल और एक्ट्स होंगे, अमेंडमेंट्स होंगे, ऑर्डिनेंस, रूल जितने भी होंगे, वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। ये मैंडेट कर दिया। कब तक? जब तक यहाँ पर पार्लियामेंट कोई लॉ लेकर नहीं आ जाती है। ऐसा क्यों किया गया? इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर क्यों चूज किया गया? क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर हम किसी एक लैंग्वेज को यहाँ पे प्रायोरिटी में रखते हैं और उसको यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं कि इसमें सारी प्रोसीडिंग्स होगी, फॉर एग्जांपल हम हिंदी का एग्जांपल लेते हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, नदर्न आपकी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी के लिए सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश रखा गया है। ओके, फिर हम बात करते हैं, देखिए आपकी यहाँ पर टोटल ये बात कर दी, जो सिंधी लैंग्वेज थी उसको यहाँ पर 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से हमारे उसमें ऐड किया गया। ओके, इवन हम यूनेस्को की बात करते हैं, सो इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज प्रोग्राम, ये यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें इनका जो मेन मोटिव ये है कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इवन इन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारी ऐसी नेटिव लैंग्वेजेस हैं जो कि आपकी यहाँ पे एक्सटेंट होती जा रही हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, प्रमोट करना है। इसी के चलते यूनेस्को ने क्या किया है, एक फंड यहाँ पर जनरेट किया है, जिसमें यहाँ पर जो फंड होगा आपका अवेलेबल होगा टू द कम्युनिटीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें कौन कौन से आपके मेंबर स्टेट्स हैं? कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, लटवानिया, रशिया, यूक्रेन, बोल्विया, पैराग्वे, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, थाईलैंड, गैम्बिया। तो यहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज हैं जो कि इस फंड में आपका क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। और जितनी भी हमारी नेटिव लैंग्वेजेस हैं जो कि आज के टाइम पे एक्सटेंट हो रही हैं, उन्हें हमें क्या करना है, जो भी लॉस्ट लैंग्वेजेस हैं उन्हें यहाँ पर हमें प्रिजर्व करना है एंड प्रमोट करना है। आई होप दिस आर्टिकल एंड दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ये आपका जीएस पेपर 2 से यहाँ पर आप इसको लिंक कर सकते हैं। पॉलिटी में आपका जो लैंग्वेज वाला इशू टॉपिक आता है उससे हम यहाँ पर इसको इशू मतलब लिंक कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए एडिटोरियल सेक्शन में आज जो चारों आर्टिकल मतलब ऐसा है कि हमें हाँ यहाँ पर इनको पढ़ना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मूव करेंगे तो ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 1-2 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हम फर्स्ट इस आर्टिकल की बात करते हैं। अब बैक स्लाइडिंग क्या है, देखिए हमने कल ही एक आर्टिकल डिस्कस किया था FCRA का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ये आपका आता है। इसमें ये कहा जाता है कि आपकी जो सिविल सोसाइटी की जो बॉडीज होती हैं और आपके जो NGOs होते हैं, उन्हें यहाँ पर फॉरेन कंट्री से बहुत सारा क्या मिलता है, फंड मिलता है,
ठीक है, फंड मिलता है। लेकिन अगर हम सिविल सोसाइटीज जो बॉडीज हैं और जितने भी आपके एनजीओज हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है, मेन काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले आप इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया गया। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि वो क्या करें, यहाँ पर जो एजुकेशनल बेसिस पर है, एजुकेशन को प्रमोट करें, यहाँ पर जो आपका हेल्थ बेसिस है उसको प्रमोट करें, सोशल और जो इकोनॉमिक यहाँ पर चीजें हैं उसको प्रमोट करें, है ना, सोशल चीजें हैं। लेकिन आजकल जो आपके एनजीओज हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव वो चेंज होता जा रहा है, वो क्या करने लगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा यहाँ पर आ गए हैं, है ना, ये सारी चीजें प्रोटेस्ट में ज्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ करना चाहिए, लेकिन आपका जो मेन एजेंडा है उसको यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये टाइप्स भी होते हैं, वेराइटीज भी होती है एनजीओ की, कि कौन से एनजीओ का यहाँ पर क्या काम है, किस बेसिस पर यहाँ पर काम करें। लेकिन अगर हम एनजीओ की बात करते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि ज्यादातर वो इन सारी चीजों पर फोकस करें। लेकिन और दूसरी चीज यहाँ पर क्या आ जाती है कि जितने भी आपके कुछ यहाँ पर जो एनजीओ होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ यूएस के बहुत बड़े बड़े आपके जो एनजीओ होते हैं, हम बात कर लेते हैं जैसे कि कुछ एनजीओ यूएस से आते हैं, है ना। हमने कल एक एनजीओ की बात कर रही थी, वर्ल्ड विजन इंडिया की। वर्ल्ड विजन इंडिया ये यूएस बेस्ड आपका एक एनजीओ है जो कि इंडिया में भी क्या कर रहा है, आपका काम कर रहा है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ये बहुत सारी कंट्रीज में क्या करता है, आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइज है। ओके, लेकिन अभी क्या है, जो एफसीआरए के अंडर इसको जो लाइसेंस था उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंसिल, मतलब कि उसको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अभी कैंसिल कर दिया गया है, उनको यहाँ पर फर्दर रेन्यू नहीं किया गया है उनका लाइसेंस। अब क्यों नहीं किया गया है, इसमें से ये भी बहुत सारी चीजें आती कि ये जो आपके एनजीओ होते हैं, है ना, फॉरेन एनजीओ होते हैं, वो दूसरे कंट्रीज में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उनका एक पॉलिटिकल मोटिव के साथ आते हैं कि अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी से जहां से उन्हें फंड ज्यादा मिलता है तो वो उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उनके जो आइडियाज होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज होती हैं, उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते हमारा जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये 2010 में भी इसमें अमेंडमेंट होता है, अभी 2020 में अमेंडमेंट होता है, और 23 में भी इसमें कुछ कुछ जो चेंजेस हैं मतलब इसमें चेंजेस किए जाते हैं। ओके, So when the latest round of amendment was passed in 2020, अभी 2020 में यहाँ पे latest round of amendment हुआ है, इसमें ये कहा गया कि International Commission of Jurists denounced it as a incompatible with international law and warned that it would impose extraordinary obstacle on the capacity of civil society actor to carry out their important work. It appears as though the government has been working hard to prove the ICJ right. तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, उनका जो आईसीजे राइट है उसको प्रूव करने की यहाँ पर कोशिश करती है। सो इवन बिफोर डस्ट कुड सेटल ऑन द एफसीआरए कैंसिलेशन ऑफ सीपीआर, वर्ल्ड विजन इंडिया विच वर्क्स विद चिल्ड्रन हैज हैड इट्स एफसीआरए कैंसल्ड। तो यहाँ पर जो हम सीपीआर की बात करते हैं, वर्ल्ड विजन इंडिया जो बच्चों के साथ यहाँ पर काम करती है, लेकिन अभी इनका जो लाइसेंस है उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, उसको फिर से रेन्यू नहीं किया गया है। सो इंडिया सीक रिकॉग्नाइजेशन एज अ विश्व गुरु, इट्स कॉल्ड कार्ड एज अ G20 होस्ट, एज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी हम फर्दर इसमें देखते हैं क्या हमारे निकल कर आता है। चलिए अब हम थोड़ा सा एफसीआरए के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1976। यू हैव टू रिमेंबर दिस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अपीयरेंस दैट फॉरेन पावर्स वर इंटरफेयरिंग इन इंडियाज अफेयर बाय पंपिंग इन फंड्स। अब इसको हम क्यों लेकर आए थे, इसका मेन रीजन ये था कि फॉरेन जो कंट्रीज थी, है ना, वो इंडिया के अफेयर्स में बहुत ज्यादा यहाँ पर अपना एक इंटरफेयर कर रही थी और फंड्स को यहाँ पर दे रही थी। तो यहाँ पर हम इस एक्ट को लेकर आए जो कि हम क्या कर सके, जो फॉरेन से आपका फंड आ रहा है उसे रेगुलेट कर सके। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे जो आपके एनजीओ होते हैं उनको फॉरेन से फंड मिलता है, तो उसमें हमने ये करके रखा है कि 20% जो आपका है सिर्फ आप उतना ही उसको यूटिलाइज करेगा जो भी आपका XYZ एनजीओ है, तो आप उसका 20% यूटिलाइज करेंगे अपने पर्पस के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी आपको जो आपका SBI है ना, उससे यहाँ पर आपका एक बैंक अकाउंट होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबमिट करना होगा। फिर अगर आपको जब जरूरत होगी तो आप उस बेसिस पर यहाँ पर मतलब आपको परमिशन लेकर उस यहाँ पर आपको चेंज करना होगा। सो इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो जो भी आपकी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे तो उनको बहुत सारा फंड मिल रहा था, जिसके कारण यहाँ पर कंसर्न रेज हुआ, और इसके कारण हम क्या लेकर आए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लेकर आए। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इट रिक्वायर एवरी पर्सन और एनजीओ विशिंग टू रिसीव फॉरेन
डोनेशन टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो यहाँ पर कोई भी एनजीओ है, अगर वो क्या करना चाहता है, फॉरेन कंट्री से यहाँ पर डोनेशन को रिसीव करना चाहता है, तो उन्हें इस एक्ट के अंदर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एक बैंक अकाउंट यहाँ पर ओपन कराना होगा, और जो भी फॉरेन फंड्स उसकी जो रिसिप्ट है उसको यहाँ पर दिखाना होगा कि आप उस फंड का कहाँ से, मतलब कि कहाँ से आपको वो फंड मिला और आप उस फंड को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इसमें मोटिव था कि हम देख सके कि आप किस पर्पज के लिए आपको ये फंड मिला है, और जिस पर्पज के लिए आपको ये फंड मिला है क्या आप वहां पर उसका यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, द एक्ट प्रोहिबिट्स रिसिप्ट फॉर फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, member all legislation political parties or their office bearer and organization of a political nature। तो यहाँ पर इन सबको फॉरेन फंड्स ये लोग क्या करते हैं, रिसीव नहीं कर सकते हैं, इनका यहाँ पर नाम है। अभी अमेंडमेंट हुआ है 2010 में। सो इसमें क्या किया गया, कंसोलिडेटेड द लॉ द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड एंड टू प्रोहिबिट देयर यूज एनी एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपका जो फॉरेन फंड है उसे प्रोहिबिट किया गया है कि अगर आप उस फंड का यूज नेशनल इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल के लिए करते हैं, है ना, कोई ऐसी एक्टिविटी है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और आपको इसके लिए फंड कहां से मिल रहा है, दूसरी कंट्री से मिल रहा है, फॉरेन कंट्री से मिल रहा है, कहीं किसी भी पार्टी से मिल रहा है, तो आप इसको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, द लॉ वॉज अमेंडेड अगेन बाय करंट गवर्नमेंट इन 2020 गिविंग द गवर्नमेंट टाइटर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी ओवर द रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड बाय एनजीओ। तो 2010 में ये होता है, फिर 20 में फिर से अमेंडमेंट होता है। अभी ये रिसेंट अमेंडमेंट यही चल रहा है कि जो फॉरेन फंड्स यहाँ पे एनजीओ को मिल रहे हैं उसका जो रिसीट और यूटिलाइजेशन है इसमें और ज्यादा यहाँ पर टाइटर स्क्रूटनी और कंट्रोल लगा दिया गया है। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज पोस्ट ऑफिस एक्ट, इट्स अनब्रिडल्ड पावर ऑफ इंटरसेप्शन। अब देखिए इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग पता चल गया तो समझ लीजिए आपको ये इतना बड़ा आर्टिकल दिख रहा है ना, पूरा क्लियर होगा, इसमें कुछ भी नहीं है आर्टिकल में। इंटरसेप्शन का मतलब एक तरीके से होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी के प्राइवेसी में यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं, जस्ट दिस। ओके, तो ये जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है इसमें क्या हो रही है, आपकी एक अनब्रिडल्ड पावर है, अनब्रिडल्ड पावर ऑफ इंटरसेप्शन। अभी हाल ही फिलहाल में 24 दिसंबर 2023 में यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, आपका जो पोस्ट ऑफिस बिल था 2023 उसको अपना यहाँ पे एसेंट दिया। अब ये क्या बन चुका है, आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। इससे पहले क्या हमारे पास एक्ट नहीं थे लेकिन वो कब कॉलोनियल एरा से यहाँ पर चले आ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए दो आपके जो एक्ट थे उनका यहाँ पर अमलगमेशन आपका हुआ है, कह सकते हैं आप इस तरीके से कि उसको एक साथ मिलाकर आपका एक नया एक्ट आ गया है। कौन कौन सा एक्ट था, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933। इन दोनों एक्ट को अब हमने एक साथ मिलाकर अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक एक्ट आ गया है जिसका नाम है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। अब इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट हैज अ प्रोविजन। आपका जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है इसमें प्रोविजन था सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 ऑन द इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस। यहाँ पर जो मैसेजेस का इंटरसेप्शन होता है जिसमें आपके सेक्शन क्या है, आपका टेलीग्राफ एक्ट यहाँ पर क्या करता है कि विच इज सिमिलर टू सेक्शन 5 और टेलीग्राफ एक्ट एक्सेप्ट दैट द कंटेंट्स ऑफ सेक्शन 7 subclause 2 subclause B of Act 1885 which empowered the central government to notify rule on the precautions to be taken for preventing the improper Subception and disclosure of message are now included in section 20 subclause 2। तो देखिए 1885 में भी आपका था कि आप मैसेजेस का इंटरसेप्शन कर सकते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है वो कर सकती है, लेकिन उसमें भी आपको यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, इवन हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 की, देखिए अगर हम नॉर्मल बेसिस पे जो मैसेजेस वगैरह आपके होते हैं, आपके वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां पर आपकी प्राइवेसी को कोई हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की, नेशनल इंटरेस्ट की, तो उस वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके जो मैसेजेस है उनको इंटरसेप्ट कर सकती है। इवन जब पोस्ट ऑफिस वाला इशू था, जब लेटर यहाँ पर मतलब कि पोस्ट होते थे, लेटर वाला एक कह सकते हैं आपका एरा था, तो उस टाइम पर भी क्या होता था, जो जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, नेशनल इंटरेस्ट वाला जब इशू आता था तो जो लेटर्स थे उनको ओपन कर लिया जाता था। तो इस तरीके की चीजें थी। तो देखिए यहाँ पर जो है पब्लिक इमरजेंसी के लिए और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी उन्हें क्या करना होता है, रूल नोटिफाई करना होता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट आया है, इसमें जो रूल्स एंड प्रोविजंस हैं आपके कह सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा वेग है।
इतने ज्यादा वेग हैं कि उन्हें जब तक हम प्रॉपर डिफाइन नहीं करेंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है। इवन आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए इंटरसेप्शन ऑफ फोन्स अंडर द टेलीग्राफ एक्ट कंटिन्यूड विदाउट एनी प्रोसीजरल सेफगार्ड इन प्लेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन पीपल्स। अब देखिए 1996 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वेरियस ऑर्डर्स हैं, तो एक 1996 का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि द प्रोसीजर एंड सेफगार्ड टू चेक आर्बिट्रेटनेस एंड द मिसयूज ऑफ पावर बाय अथॉरिटीज। द कोर्ट हेल्ड दैट टेलीफोनिक कंजर्वेशंस आर often intimate and confidential character, and since phone tapping is an infringement of the right to freedom of speech and expression under Article 19 of the Constitution। एंड देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर हम इस तरीके से मैसेजेस है या किसी का भी जो टेलीफोन है उसको टैप करते हैं तो ये क्या करता है, जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करता है, वॉलेट करता है। उसके बाद यहाँ पर जो आर्टिकल 21 आपका राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना, जो इसका पार्ट है उसको भी क्या करता है, यहाँ पे कर्टेल करता है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पब्लिक इमरजेंसी और सेफ्टी के नाम पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी आपको पैरामीटर सेट करने होंगे कि किस हद तक आप इस चीजों को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर देखेंगे 2005 में सुप्रीम कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड कलेक्टर हैदराबाद एंड अनर versus Canara Bank held that the right to privacy is not lost as a result of confidential document or information being parted with the by customer or custody of a bank। फिर यहाँ पे आपका 2017 में आपका पुट्टा स्वामी केस आता जिसमें हमने यहाँ पर किया था कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी क्या है आपका, एक यहाँ पर फंडामेंटल राइट है। तो ये सब क्या कर रहा है, आपका जो राइट टू प्राइवेसी उसको यहाँ पर वायलेट कर रहा है, कर्टेल कर रहा है। इवन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 17 ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1996, ये आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन है और इंडिया इसका सिग्नेटरी है। तो इसका जो आर्टिकल 17 है वो भी क्या कहता है कि जिसका इंडिया पार्टी सेज दैट नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी और अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद हिज family, home, correspondence, not to unlawful attack on his honor and reputation। तो हम इसके सिग्नेटरी। एवं जो हमारा डीपीएसपी है आर्टिकल 51C वो भी क्या कहता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कि हमारे जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो क्या होने चाहिए, आपके रिस्पेक्टेड होने चाहिए, अगर वो हमारे डोमेस्टिक लॉज को क्या कर रहे हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। इसमें और भी ऐसा कुछ नहीं है कि जितना हम इतना ज्यादा यहाँ पर वो करना पड़े। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज एशिया असेंडेंट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, एशिया असेंडेंट जापान की। जापान का यहाँ पर एक मून मिशन था, उसका नाम था क्या, स्लिम। आप इसका नाम देखेंगे स्लिम, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो 19 जैन को यहाँ पर जापान ने क्या कर ली है, आपकी स्मूथ लैंडिंग कर ली है मून पर। सो जापान बिकम अ फिफ्थ नेशन। पहला कौन सा आ जाता है आपका, यूएस, देन रशिया, फिर उसके बाद चाइना, देन फोर्थ नंबर पे आपका इंडिया है, और इंडिया इज द फोर्थ नेशन जिसने मून पर यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, और फर्स्ट नेशन है जिसने यहाँ पर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आपका नाम आ जाता है किसका, जापान का। तो देखिए ये जापान का मिशन था जिसको यहाँ पर जाक्सा के द्वारा यहाँ पर आपका इंडिकेट किया गया था कि लैंडर ने क्या किया है, जो सोलार पैनल यहाँ पर मतलब कि मतलब आप कह सकते हैं मून पर यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। अब देखिए हम स्लिम की बात करते हैं, तो स्लिम क्या है, आपका पार्शियल सक्सेस यहाँ पर मिली है। एक्चुअली यहाँ पर जो स्लिम में हमारा मोटिव ये था, प्लान ये था कि जो बैटरी वगैरह इसमें जो लगाई गई थी, जो भी चीजें उन्होंने की थी, तो वो सोलार जो पावर है आपका है ना, यहाँ पे सोलार पैनल्स का यहाँ पे यूज किया गया था कि उससे यहाँ पर जो बैटरी रिचार्ज होती जाएगी और आपका जो कह सकते हैं रोवर वगैरह ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पर वर्क करेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अभी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और जापान मतलब जल्दी जल्दी काम कर रहा है कि उनका रोवर जल्दी जल्दी काम कर सके, इससे पहले कि उनकी बैटरी यहाँ पर डेड हो जाए। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। So JAXA's lesson from SLIMS are expected to inform the planned lunar polar exploration mission. India-Japan collaboration with India expected to provide the lander. अब यहाँ पर हम फ्यूचर में मे बी इंडिया जापान का कोलेब्रेशन भी हो सकता है, जिससे कि हम लैंडर को ये एक्सपेक्टेड है कि हम इंडिया को एक्सपेक्टेड है वो लैंडर प्रोवाइड करेगा। ओके, इसमें सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। तो स्लिम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि चंद्रयान 3 मिशन है, ये स्लिम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका रिवाइवल ऑफ IMEC आइडिया एमेड चॉपी जियो पॉलिटिक्स। अब देखिए यहाँ पर IMEC क्या है, अभी आप
सभी को पता है कि गल्फ कंट्रीज में यहाँ पर मतलब जो आपका वेस्ट एशिया है वहां पर क्या चल रहा है, ठीक है। हर एक कंट्री, इसराइल गाजा वॉर चल रहा है, यहाँ पर जो आपकी येमेन रेड सी, जैसे कि रेड सी है, यहाँ पर जो येमेन है, हुथीज बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर जो कमर्शियल वेसल्स हैं उस पर अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा आइडिया था IMEC का, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको हमें रिवाइव करना चाहिए। अगर हम इसको रिवाइव करते हैं तो मे बी ये जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। अब देखिए इन्होंने ऐसा बोला। अब देखिए पहले हम इस आर्टिकल बात करते हैं कि ये हमारा IMEC क्या है। ये हमारा G20 में आपका एक आइडिया रखा गया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ से इंडिया से लेकर आपका जो मिडिल ईस्ट है, यहाँ से लेते लेते यूरोप तक में इसमें हम कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे। ये जो सी रूट होगा आपका, यहाँ पर लैंड रूट होगा, इसमें रेल रूट होगा आपका, यहाँ पे जो पाइपलाइन है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएंगी, जिससे कि हमारा जो आपका ट्रेड हो वो बहुत ही ईजिली हो सके। तो इंडिया में जो आपके हाइड्रोजन मिशन चल रहे हैं, हम फ्री हाइड्रोजन की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इंडिया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसको अनवील किया गया था 2020 में। तो हमारा जो ग्लोबल टारगेट है 2030 तक, इसको हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं अगर हम इस IMEC का जो आइडिया इसको रिवाइव करते हैं। अब देखते हैं फर्दर इसमें क्या होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज। यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के टाइज की बात की जा रही है। अब देखिए इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं रिलेशनशिप की बांग्लादेश के साथ, इसका जो फाउंडेशन है कब होता है आपका 1971 में, जब बांग्लादेश का यहाँ पर लिबरेशन वॉर होता है। उसके बाद वेरियस यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्टिल यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारा जो रिलेशन है थोड़े थोड़े स्टेबिलिटी यहाँ पर होने लगती है। फिर 1996 में आपकी जो शेख हसीना जी हैं वो यहाँ पर पावर में आती हैं, और जो इंडिया के साथ आप कह सकते हैं हम यहाँ पर हमारी एक ट्रीटी होती है, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी होती है, शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर की ट्रीटी होती है, जिसमें हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं इसमें न्यू चैप्टर्स आपके इंक्लूड होते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो कॉपरेशन इन ट्रेड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डिफेंस में भी हमारी वेरियस यहाँ पर आपकी क्या होती है, ट्रीटी होती है। अब हम देखिए पहले इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश हैज ग्रोन, हमारा जो डिकेड से हमारा जो कॉपरेशन है वो आपका इंक्रीज हुआ है। हम यहाँ पर $18 बिलियन तक क्या चुके हैं, हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2021 एंड 22 में $18 बिलियन तक यहाँ पर पहुंच चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया इज ऑल्सो द सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का इंडिया क्या है, आपका सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर है, विद एक्सपोर्ट अमाउंटिंग $2 बिलियन इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में यहाँ पे बांग्लादेश क्या करता है, $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो आपका सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इसकी हमने स्टडी की, इसमें हमें पता चला कि जो ड्यूटीज वगैरह है आपका FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये भी यहाँ पे फाइनलाइज हो चुका है। तो अभी यहाँ पर फर्दर चीजें देखते हैं क्या निकल कर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो इंडिया बांग्लादेश क्या है, इंडिया का बहुत ही बड़ा मेजर डेवलपमेंट पार्टनर है आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारी जो वेरियस लाइन्स है, लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स 7 बिलियन हमने इसको प्रोवाइड किया है बांग्लादेश को। उसके साथ हम लास्ट ईयर ही यहाँ पर जो आपका अखौरा अगतरा जो लिंक है इसको यहाँ पर इनोग्रेट किया गया था, जिसमें हम जो नॉर्थ ईस्ट है आपका त्रिपुरा तक इसको यहाँ पर लिंक करने की बात की जा रही है। एनर्जी सेक्टर में बात करते हैं, यहाँ पर 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया इसको यहाँ पर बांग्लादेश से इंपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद बिम्स्टेक में बात करते हैं, बिम्स्टेक में जो आपका मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फोकसेस ऑन कनेक्टिंग मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड, इसमें भी फोकस किया जा रहा है। India's attention will primarily be directed towards the Bari port located about 100 किलोमीटर फ्रॉम त्रिपुरा विच बांग्लादेश इज बिल्डिंग। अब यहाँ पर इंडिया का जो अटेंशन है वो कहाँ पर, इस पोर्ट पर है जो कि आपका बांग्लादेश से 100 किलोमीटर त्रिपुरा पर बिल्ड किया जा रहा है। तो देखिए अभी जो हमारे रिलेशन है ना, हर एक स्पेयर में जो अभी टेंशन भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे रिलेशन अच्छे ही अच्छे हैं, टेंशन भी है। जैसे कि आपका जो तीसरा डिस्प्यूट है ये टेंशन बना हुआ है। यहाँ पर सेकंड फैक्टर क्या, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इन्फिल्ट्रेशन इसका जो हो रहा है, ये सबसे सेकंड इशू ये आ जाता है। उसके बाद थर्ड यहाँ पर जो इलीगल माइग्रेशन वाला जो इशू है, ये थर्ड मतलब बोन ऑफ कंटेंशन आ जाता है हमारी फ्रेंडशिप में। फोर्थ यहाँ पर हम बात करते हैं चाइना, है ना। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में आजकल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है रिसेंट ईयर्स में। यहाँ पर चाइना ने 12 हाईवेज, 21 ब्रिजेस, 27 पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बांग्लादेश में बिल्ड किए हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये भी है
ऑल्दो वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि हम चाइना के साथ अब उसकी पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा केयरफुल है, बट स्टिल इंडिया के लिए थोड़ा सा क्या बन जाता है, टेंशन वाली बात बन जाती है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये जितने भी पेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पार्टी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज है। अब इसका आप एग्जाम में कहाँ पर यूज करेंगे, है ना, तो इसका यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निसार। ये आपका निसार क्या मिशन है, ये मिशन की बात करते हैं। सो मे बी निसार मिशन ऑन ट्रैक फॉर अ लॉन्च सून, नासा ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो निसार मिशन है आपका जो, इसको जल्द ही हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। सो निसार इज अ नासा इसरो का ये सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है। इसमें नासा और इसरो एक साथ मिलकर यहाँ पर इस मिशन को ये कहा जा रहा है कि 24 में, अर्ली 24 में ये आपका मिशन लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी तक न हुआ, लेकिन मे बी इन कमिंग वीक और इस वीक में आपका जो ये मिशन है वो लॉन्च हो जाएगा। सो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन इज डिजाइन टू ऑब्जर्व नेचुरल प्रोसेसेस एंड चेंजेस इन अर्थ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। तो अर्थ का जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, यहाँ पे जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रही हैं आपको उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस मिशन को यहाँ पर नासा और इसरो के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। इसका जो अभी ये कहा जाता है फाइनल टेस्ट ऑफ द मिशन आर स्केड्यूल्ड फॉर दिस वीक। तो इसका जो मिशन का जो फाइनल टेस्ट है इस वीक में इसको स्केड्यूल किया गया है। अब देखिए इसमें फर्दर क्या निकल कर आता है। अब देखिए इसमें दो चीजें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है आपका, तो ये कोलैबोरेशन हो रहा है किसके बीच में, नासा और इसरो के बीच में, आपको पहले ये याद रखना है। और इसमें हम देखेंगे दिस सिग्नल ऑब्जर्वेटरी solution is equipped with the long wavelength band L band SAR palette system provided by NASA। तो जो इसका L band है वो नासा के द्वारा बनाया जा रहा है और जो S band है वो यहाँ पर इसरो के द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। सिर्फ आपको अभी इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट फॉर ऑल टुडे, थैंक यू so much for discussion।